हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन को बस्ट करेंगे। रिसेंटली एक व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि डॉक्टर्स ने सिजेरियन किया और वहाँ पे डबल एनेस्थीसिया देने के कारण पेशेंट की डेथ हो गई और वहाँ पे 1 करोड़ का कंपनसेशन देना पड़ा। एक्चुअल में इस केस के बहुत से फैक्ट्स और भी हैं। जो कंपनसेशन दी गई वो उन फैक्ट्स के बेसिस पे दी गई, ना कि इस अकेले फैक्ट पे कि एनेस्थीसिया 2 बार दी गई। तो बहुत से डॉक्टर्स फ्रेंड का मैसेज भी आया, कॉल भी आया कि इसमें हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ। तो इसी के बारे में डिस्कशन करते हुए हमने आज ये वीडियो बनाई है। पार्शली रॉन्ग फैक्ट इसलिए है क्योंकि 1 करोड़ जरूर कंपनसेशन दी गई है, बट कारण यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हैं। कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट फाइल की उसने कहा कि मैं ओपोनेंट के हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप के लिए जाता था अपनी वाइफ को लेकर। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ये जीपीए कार्ड होल्डर थी, तो वो दूसरे सिटी में चले गए जहाँ पे ये हॉस्पिटल सिचुएटेड है। हमने हर बार जब भी इन्होंने जांच कराई, सारे टेस्ट हुए, वो सभी टेस्ट नॉर्मल थे। फाइनली इन्होंने 10/7/2018 को हमें एडमिशन का बोला। हम एडमिट हो गए। 2 दिन ये मॉनिटर करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, हमें नहीं पता। इन्होंने जो टेस्ट कराए वो सब टेस्ट नॉर्मल थे। फाइनली 3 दिन बाद रात को 9 बजे डॉक्टर एकदम से आई। ओपोनेंट जो 1 है उन्होंने कहा कि इसका सिजेरियन करना पड़ेगा फटाफट। हमने हाँ भर दी। उसके बाद ये थिएटर में लगभग 1 घंटे बाद 10 बजे लेके चले गए। फिर इन्होंने सिजेरियन से जब पेशेंट बाहर आ गया, इन्होंने नॉर्मली उसमें शिफ्ट कर दिया। जब बाहर आया पेशेंट पूरा अनकॉन्शियस था, तो हमने वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स थे, उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ। तब इन्होंने बताया कि पेशेंट जब स्पाइनल के टाइम लास्ट में सूचर नहीं लगाने दे रहा था, तो इसको जीए दिया गया। 2 घंटे तक पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह तक जब 5 बजे तक पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, हमने नर्स को बोला कि देखो जी अभी तक अनकॉन्शियस पड़ा है, काफ़ी देर हो गई है। तब नर्स ने एकदम से चेक किया और हफादड़ी में इन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया। भागे भागे डॉक्टर आए और इन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किया। जैसे ही आईसीयू में शिफ्ट किया, उस टाइम इन्होंने जब शिफ्ट कराया, पूरी की पूरी बेडशीट ब्लड से भरी पड़ी हुई थी। इन्होंने 7 बजे हमें बताया कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, ब्लड लाना पड़ेगा। हम जैसे ही ब्लड लाए, बाद में इन्होंने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि पेशेंट के यूरिन ही नहीं आ रहा। और फाइनली पेशेंट लगभग 10:30 बजे एक्सपायर हो गया। तो जो कंपनसेशन के बेसिस इन्होंने डाले वो एक बहुत ज़्यादा ग्रोस नेग्लिजेंस, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर ना होना, इमरजेंसी में डॉक्टर की नॉन अवेलेबिलिटी, सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स थे और प्रॉब्लम होते हुए भी फुल टाइम डॉक्टर्स वो भी नहीं थे। उसके अलावा पेशेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की गई और डबल एनेस्थीसिया दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके अलावा इन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए कि रिकॉर्ड्स में बहुत सी कॉन्ट्राडिक्शन भी है और जिसके कारण ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस केस को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है या केस शीट बाद में बनाई गई है। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि पहले तो ये कंज्यूमर ही नहीं है क्योंकि जीपीए कार्ड होल्डर है, हमने कोई पेमेंट ही नहीं ली, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये केस ही नहीं आता। सेकंड, लिमिटेशन क्लोज 2 साल तक हो सकता है। इन्होंने केस को फाइल बहुत लेट किया है, तो लिमिटेशन के बेसिस पे ही ये केस खत्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा जब पेशेंट हमारे पास आया तब वो ऑलरेडी 36 वीक प्रेग्नेंट था। उस टाइम उसको हाइपरटेंशन थी और पीडल एडिमा भी था, फेशियल पफिनेस थी, जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। पेशेंट हाइपोथायराइड भी था और थायरोक्सिन टैबलेट ले रहा था और लेबेटालोल टैबलेट भी ले रहा था। तो इन कोमोर्बिडिटी के साथ हमने इसको जब 10 तारीख को एडमिट किया, हमने बीपी की मॉनिटरिंग की। बाद में हमने 12 तारीख को इसको ऑक्सीटोसिन ड्रिप देके इंडक्शन करने की कोशिश की, लेकिन सर्विक्स डायलेट नहीं हुई। एज पर प्रोटोकॉल हमने ऑक्सीटोसिन ड्रिप को शाम को बंद कर दिया। 13 तारीख को हमने आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया, ARM। उसके बाद भी प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं हुई और फीटल डिस्ट्रेस हुआ। जैसे ही फीटल डिस्ट्रेस हुआ रात को 9 बजे, हमने इमीडिएटली इनको ओटी में शिफ्ट करा दिया। हाई रिस्क जो हमने लिया वो क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट हाइपरटेंसिव था और हाइपोथायराइड था, इसके लिए हमने हाई रिस्क लिया। स्पाइनल हमने दिया पेशेंट को, बच्चा एकदम बढ़िया बाहर निकल आया। उसके बाद जब हम क्लोजर कर रहे थे, पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस था और हमें उसने स्टिच लगाने नहीं दिए, जिसके कारण रैपिड रिवर्सल देना पड़ा। रैपिड रिवर्सल देने के बाद जब पेशेंट को एक्सटुबेट कर रहे थे, रिवर्सल देने के बाद भी उसके ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा नहीं था। ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा नहीं था तो उसको दोबारा इंटुबेट करके हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद पैरामीटर्स जो थे एकदम नॉर्मल थे, एक्सेप्ट यूरिन आउटपुट थोड़ा कम था।
5 बजे तक आते आते इसका एकदम से बीपी ड्रॉप हो गया, तो हमने फ्लूइड ओवरलोड किया प्लस वैसोप्रेसिन्स स्टार्ट किए और इमरजेंसी में वेरियस इन्वेस्टिगेशंस कराई। उन इन्वेस्टिगेशन ने अलग अलग चीज़ बताई। ईसीजी में जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लग रहे थे, इको में ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया था, एबीजी कराई उसमें एसिडोसिस थी, काउंट्स कराए उसमें टीएलसी बहुत ज़्यादा आई थी जो सेप्टिसीमिया थी। अल्टीमेटली हमारे कोशिशों के बावजूद पेशेंट नहीं बचा और पेशेंट अल्टीमेटली एक्सपायर हो गया। तो जो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ये बहुत रेयर कंडीशन है और ऐसे में पेशेंट को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। हमने जो कुछ भी किया है वो एज पर प्रोटोकॉल किया है, हमने कहीं भी नेग्लिजेंस नहीं की। जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी उसमें ये था कि जो आपकी केस शीट है, केस शीट में या जो आपने केस समरी बाद में दी है जो पुलिस को बाद में पोस्टमार्टम के लिए, उस केस समरी के हिसाब से आपने कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि पेशेंट हाइपरटेंशन था या हाइपोथायराइडिज्म था। तो ऐसे में जब कुछ भी नहीं था तो हाई रिस्क क्यों लिया गया? दूसरा, इन्होंने देखा जो एनेस्थीसिया नोट्स थे 10:40 पे स्टार्ट हुआ, लेकिन फिनिश जो है वो 12:15 की बजाय 10:15 अगले दिन के सुबह के इन्होंने फिनिश किया। तो यहाँ पे इन्होंने माना कि ये केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर है। उसके अलावा जो केस शीट थी अगेन उसमें ये ऐसी कोई एलिमेंट नहीं थी केस समरी में, तो हाई रिस्क क्यों लिया गया वो नहीं डिफाइन हुआ। तो इन्होंने ये माना कि मे बी इन्होंने डेथ होने के बाद इसको हाई रिस्क प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है जस्ट टू सेफगार्ड देमसेल्फ। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन इस चीज को माना। लिमिटेशन पे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पहले इन्होंने स्टेट काउंसिल में केस फाइल किया था, स्टेट काउंसिल ने ये केस रिजेक्ट कर दिया था और कहा कि आप अप्रोप्रिएट फोरम पे लगाओ। अब ये लोकल फोरम पे लगा रहे हैं तो लगभग जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। फर्दर इन्होंने ऑब्जर्व किया जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है वो लिख रहा है कि कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो लिख रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नेक्स्ट टाइम से प्रॉपरली करें। दैट मीन्स कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। उसके अलावा जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई या दूसरी अदर इन्वेस्टिगेशन हुई उनकी फाइंडिंग्स ये थी कि केस शीट में इन्होंने बहुत जगह ओवर राइटिंग है। तो ओवर राइटिंग क्यों है? एक आधी जगह हो सकती है, बट मल्टीपल टाइम्स आप काट के ओवर राइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने सस्पिशन माना कि कुछ ना कुछ फाउल प्ले है या बाद में नोट्स को अल्टर किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके हिसाब से मैसिव हिमेटोमा कलेक्टेड था यूट्रस के पास और जो कॉज ऑफ डेथ था वो हेमरेजिक शॉक था। यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन जो सबसे पहले तो डिस्पैरिटी है केस शीट में भी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। केस शीट पे आप लिख रहे हैं हमने अल्ट्रासाउंड कराया वो नॉर्मल था, नोट्स में आप डाल रहे हो कि भाई जो पेशेंट के वाइटल्स थे वो स्टेबल है, यूट्रस पूरा कंट्रैक्टेड है और कहीं पे भी कोई ब्लीडिंग का एक्स्ट्रा ब्लीडिंग का कोई साइन नहीं था। जबकि पोस्टमार्टम कह रहा है कि डेथ जो है वो हेमरेजिक शॉक के कारण हुई है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये डिस्पैरिटी मानी। उसके अलावा पुलिस वालों ने, जीपी कार्ड होल्डर वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसमें एनेस्थेटिस्ट की स्टेटमेंट थी कि मुझे ये नहीं पता कि पेशेंट को पहले कोई प्रॉब्लम थी या नहीं। तो इसको कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और माना कि आपस में या तो आपने फाइल प्रॉपर नहीं देखी या डॉक्टर्स कोऑर्डिनेटेड नहीं थे। अगेन यहाँ पे एक लूप होल माना गया। तो जो कोर्ट ने रिमार्क दिए कि पेशेंट सर्जरी करने के बाद भी 24 घंटे तक कॉन्शियसनेस गेन नहीं कर पाया। सर्जरी उसकी 13 को ही 14 तारीख तक को वो रीगेन नहीं कर पाया। जो एनेस्थीसिया है, एनेस्थेटिस्ट कह रहा है कि मैंने बिना कंडीशन को देखे उसको एनेस्थीसिया दिया है, तो वो एक गलत इन्होंने माना। उसके अलावा जो कोर्ट का रिमार्क था कि एथिकल कमेटी जो है वो सिर्फ एक एडवाइस ही है, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केस शीट पे ऑलरेडी बहुत से लैकुने दिख रहे हैं जिसको इन्होंने छोड़ दिया है। तो इन्होंने रेसिप्सा इक्वेटर माना। अब इन्होंने अलग एक पुराने सिमिलर केस लिए जिसमें 1 करोड़ कंपनसेशन दी गई थी। उसी केस को बेसिस मानते हुए इन्होंने कहा 1 करोड़ कंपनसेशन आप इनको पे करें। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, कभी भी आप जब नोट्स डालते हैं कोशिश करें ओवरराइटिंग ना हो। अगर ओवरराइटिंग होती है तो मिनिमम ओवरराइटिंग हो। अगर बहुत ज़्यादा ओवरराइटिंग हो रही है तो इट्स बेटर कि आप उस पेज को ही चेंज कर दें, क्योंकि बाद में हमेशा जब कोर्ट में अगर कोई केस चलता है तो उसको ओवरराइटिंग को वो यही मानते हैं कि आपने मे बी बाद में अल्ट्रेशन की है, तो उसको डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, सभी डॉक्टर्स की जो स्टेटमेंट है वो मैच करनी चाहिए। जैसे इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, एनेस्थीसिया के डॉक्टर की स्टेटमेंट अलग है, ओब्स के डॉक्टर की स्टेटमेंट अलग है, थोड़ी सी स्टेटमेंट जो इमरजेंसी के डॉक्टर की थी उनकी भी अलग थी।
तो जब आप सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश करेंगे तो समहाउ आप मरेंगे। अगर आप मिलकर एक दूसरे को बचाएंगे तो आप शायद इसमें बच पाए। टाइमिंग की जो मिस्टेक्स हैं, जैसे बहुत बारी होता है रात को केस हुआ, एनेस्थेटिस्ट थोड़ा सा नींद में है या डॉक्टर नींद में है। टाइमिंग की मिस्टेक को कोर्ट हमेशा केयरलेसनेस मानता है। पेशेंट के लिए बहुत ईजी हो जाता है प्रूव करना कि डॉक्टर केयरलेस है, उन्होंने टाइम का ध्यान ही नहीं रखा, अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। तो छोटी सी प्रॉब्लम लाइक AM PM या टाइम एक्स्ट्रा लिख दिया, टाइम कम लिख दिया, ये प्रॉब्लम कोर्ट में बहुत मेजर नहीं होती, लेकिन ये प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है कि डॉक्टर केयरलेस है, तो वो समहाउ आपके केस पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी और कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हर डॉक्टर के पास पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।